नमस्कार दोस्तों, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं और नई कहानियां, ज्ञानवर्धक जानकारी और प्रेरणादायक विचार पढ़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है AKM ई बुक प्रकाशन स्टोर में। यहां आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियां, ज्ञान से भरपूर ई बुक्स और आसान डिजिटल रीडिंग का अनुभव। मोबाइल हो या टैबलेट, कभी भी कहीं भी पढ़िए। आज ही जुड़िए AKM ई बुक प्रकाशन स्टोर से और डिजिटल पढ़ाई की नई दुनिया खोजिए। एक ऐसा नाम जो करीब 700 सालों तक पूरी दुनिया में ज्ञान का दूसरा नाम था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर से बेस्ट माइंड्स, मतलब सबसे तेज दिमाग, ज्ञान की तलाश में खिंचे चले आते थे, और वो नाम था नालंदा। तो चलिए आज इस महान ज्ञान केंद्र की कहानी को करीब से जानते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है आज के शांत खंडहर और दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट का बनाया हुआ रिकंस्ट्रक्शन, जो हमें दिखाता है कि ये जगह अपने ज़माने में कितनी शानदार, कितनी जिंदा दिल रही होगी। यही तो फर्क है, और यही फर्क हमें नालंदा की पूरी कहानी बताता है। सोचिए, 700 साल, इतने लंबे समय तक ये पूरी दुनिया के लिए नॉलेज का एक बीकन, एक रोशनी का मीनार बना रहा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या था नालंदा में, क्या खास था इस जगह में जिसने सदियों तक दुनिया को अपनी तरफ खींचा। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस लगभग हो चुके अजूबे के राज से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 5वीं शताब्दी में, एक ऐसा दौर जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस महान यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई, इसकी नींव कैसे रखी गई। ये टाइमलाइन हमें एक क्लियर पिक्चर देती है। देखिए, 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय होता है, देश में स्थिरता और कल्चर का विकास होता है। फिर लगभग 427 AD में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के संरक्षण में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, और बस अगले 700 सालों तक ये सीखने और फिलॉसफी का सबसे बड़ा सेंटर बना। और इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। संस्कृत में नालंदा का मतलब है ज्ञान देने वाला, या ऐसा ज्ञान जो कभी खत्म ना हो। मतलब नाम में ही इसका पूरा मिशन छिपा है। तो इसकी स्थापना तो हो गई, अब जरा देखते हैं कि ये दिखता कैसा था। और ये सिर्फ कुछ बिल्डिंग्स का ग्रुप नहीं था, नहीं, ये तो ज्ञान के लिए बसाया गया एक पूरा का पूरा शहर था। 14 हेक्टेयर, ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाइए। अब तक की खुदाई में 14 हेक्टेयर का एरिया मिला है, और माना ये जाता है कि असल कैंपस तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा रहा होगा। मतलब हम एक बहुत ही विशाल जगह की बात कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, ये एक पूरा शहर था। यहाँ पे रहने और पढ़ने के लिए मठ थे, जिन्हें विहार कहते हैं, पूजा के लिए बड़े बड़े मंदिर, जिन्हें चैत्य कहा जाता था, और ज्ञान का खजाना, विशाल लाइब्रेरीज, जिनका नाम था धर्मगंज। इनके अलावा लेक्चर हॉल्स, मेडिटेशन सेंटर्स, सुंदर बगीचे, तालाब, सब कुछ था। और ये देखिए, इस एरियल व्यू से पता चलता है कि सब कुछ कितनी प्लानिंग से बनाया गया था। एकदम सिमेट्रिकल लेआउट, सारी बिल्डिंग्स एक नॉर्थ साउथ एक्सिस पर बनी है। ये उस जमाने की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। चलिए अब इन इमारतों से निकलकर उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने नालंदा को नालंदा बनाया। यहाँ के इंटेलेक्चुअल जायंट्स, यानी वो महान विद्वान। ये क्वोट बिल्कुल सटीक है। नालंदा प्राचीन भारत में दार्शनिक प्रवचन की जीवंत आत्मा थी। मतलब ये वो जगह थी जहाँ नए नए आइडियाज पैदा होते थे, उन पर जोरदार बहस होती थी और फिर उन्हें निखारा जाता था। यहाँ पर फिलॉसफी के कई बड़े स्कूल्स थे। 2 सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं। एक था नागार्जुन का मध्यमक स्कूल। इनका मेन आइडिया था शून्यता, यानी कोई भी चीज़ अपने आप में अकेले मौजूद नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। दूसरा था धर्मपाल का योगाचार स्कूल। इनका कहना था कि हम जो भी रियलिटी देखते हैं वो असल में हमारे मन, हमारी कॉन्शियसनेस का ही प्रोजेक्शन है। और सोचिए, ये सब कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ वहाँ की डेली डिबेट्स का हिस्सा थे। और फिर एक और बड़ा नाम आता है दिग्नाग। 5वीं सदी में इन्होंने लॉजिक, यानी तर्कशास्त्र को एक तरह से रीडिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि नॉलेज पाने के सिर्फ 2 ही वैलिड तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट परसेप्शन, यानी जो हम सीधे तौर पर देखते या महसूस करते हैं, और दूसरा इन्फ्रेंस, यानी तार्किक अनुमान। और उनका ये काम इतना पावरफुल था कि पूरे एशिया में इंटेलेक्चुअल डिबेट्स का स्टैंडर्ड बन गया। तो एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती होगी नालंदा में? वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था और कैसे
चलिए जरा ये भी जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि वहाँ का करिकुलम कितना डाइवर्स था। पढ़ाई सिर्फ धर्म या फिलॉसफी तक ही लिमिटेड नहीं थी, नहीं, बल्कि ये ज्ञान के हर फील्ड को कवर करती थी, साइंस से लेकर आर्ट तक। फिलॉसफी के अलावा और क्या-क्या था? देखिए, मेडिसिन यानी आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी, मैथ और एस्ट्रोनॉमी यानी ग्रहों और तारों का विज्ञान, ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स क्योंकि संस्कृत में महारत हासिल करना बहस के लिए बहुत जरूरी था, और साथ ही आर्ट और लिटरेचर भी। मतलब एक कंप्लीट एजुकेशन पैकेज था जो इसे उस जमाने का सबसे एलीट लर्निंग सेंटर बनाता। और पढ़ाने का तरीका भी बहुत यूनिक था। सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा के तहत हर स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप मिलती थी। फिर सीखना सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता था, बल्कि पब्लिक डिबेट्स में होता था। यहाँ पर आपको अपने ज्ञान को साबित करना पड़ता था। और तीसरा, स्टूडेंट्स लाइब्रेरीज में घंटों बिताते थे, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ते और एनालाइज करते थे। मतलब लर्निंग पैसिव नहीं, बल्कि बहुत एक्टिव थी। अच्छा, और यहाँ एडमिशन लेना भी कोई बच्चों का खेल नहीं था। एक बहुत ही मुश्किल ओरल एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता था। आप इसे एक तरह का इंटेलेक्चुअल ओलंपिक समझ सकते हैं। ये इसलिए ताकि सिर्फ बेस्ट माइंड्स ही इस महान इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन सके। एक और जरूरी बात, नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं था, ये एक महाविहार था, मतलब एक महान मठ। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल परस्यूट यानी ज्ञान की खोज और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी आध्यात्मिक विकास दोनों साथ साथ चलते थे। ज्ञान और आध्यात्मिकता यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू। नालंदा का असर सिर्फ उसकी दीवारों के अंदर तक नहीं रहा। सदियों तक यहाँ से निकले ग्रेजुएट्स ने पूरे एशिया में ज्ञान, फिलॉसफी और कल्चर को फैलाया। तिब्बत और चीन से लेकर कोरिया और इंडोनेशिया तक इन विद्वानों ने कई सभ्यताओं को शेप किया। तो नालंदा की ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज कभी पुरानी नहीं होती, ये टाइमलेस है। तो सवाल ये है कि आज इस मॉडर्न दुनिया में हम नालंदा की लेगेसी से क्या सीख सकते हैं? ज्ञान का वो प्राचीन चिराग आज हमारी दुनिया को कैसे रोशन कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने लायक है।